इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको जो रिक्त स्थान दे रखे इनको भरना है। और वहीं पे पहला कह रहा है कि जनक के पादप, पादप लिखा हुआ बेटा यहाँ, पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कहलाता है। यहाँ आपको बताना है कि क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था वो क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। अगर पौधे के किसी कायिक भाग से नया पौधा बन रहा है तो उसे हमने क्या कहा था, कायिक प्रवर्धन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होता है, मतलब ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होता है, उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको दो प्रकार के पुष्प बताए थे, उनमें से एक प्रकार है ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक लिंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन है कि पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, परागण। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है ना। क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। इसी का आगे वाला क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसके हम आगे भी बात करेंगे। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। उसके आगे आपसे पूछा है बीज प्रकीर्णन और के द्वारा होता है, मतलब आपको तीन जगह कुछ भरना है कि जो बीज प्रकीर्णन है वो तीन विधियों से होता है जो आपकी किताब में दे रखा है। और वो तीन विधियां क्या क्या हैं, तीन विधियां जो आपकी थी वो थी, एक तो जल द्वारा, एक तो जल के द्वारा होता था, और जल के साथ में वायु, और वायु के अलावा जंतुओं द्वारा। किन किन के द्वारा होता है प्रकीर्णन, एक तो जल द्वारा, वायु द्वारा और जंतुओं द्वारा। और किन के द्वारा, जंतुओं के द्वारा क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है। उसके आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है और प्रत्येक का उदाहरण देना है। कि अलैंगिक जनन की जो विधियां मैंने आपको बताई थी उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो अलैंगिक जनन की क्या क्या विधियां होती है ना, तो हम लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। किस जनन में, अलैंगिक जनन में। इस जनन की विभिन्न विधियां है जो निम्न प्रकार से है। क्या क्या विधि है, जो नीचे दे रखी है। पहली विधि है कायिक प्रवर्धन। पहली विधि क्या है बेटा, कायिक प्रवर्धन है ना। इस विधि में पादप जड़, तना, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। जनन पादप के कायिक भागों में होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर मान के चलो किसी पौधे में नया पौधा जड़ के द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर कली द्वारा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि अगर मान के चलो जनन जो है पौधे के किसी कायिक भाग से हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे देख लो, गन्ना है, आलू है, गुलाब है, ब्रायोफिल्म है, हल्दी, शकरकंद, डहेलिया, कैक्टस आदि जो पादप हैं, इनमें जनन किसी विधि से होता है, तो इनमें कायिक प्रवर्धन विधि से होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आलू, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, आलू। तो आलू का कोई बीज थोड़ी होता है, हम किसी आलू का कोई बीज थोड़ी लगाते, नहीं लगाते ना। आलू की जो सतह होती है उस पर जो आँखें होती है, इन आँखों को ये मिट्टी में रोपित करते हैं और फिर अंकुरित होकर एक नया पौधा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये दे रखा है आपको अदरक में भी ऐसा ही होता है। और एक ब्रायोफिल्म पादप जो है उसकी पत्तियों से कलिकाएं निकलती है और इनसे ही नया पौधा बन जाता है। उसके आगे वाला आपकी जो विधि है वो ये है मुकुलन। आगे वाली विधि क्या है, मुकुलन, है ना। तो मुकुलन क्या होता है कि इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है। इस प्रकार के प्रक्रम में क्या होता है, जो जनक जीव होता है, जो जनन करने वाला जीव होता है, उसके शरीर में एक उभार दिखाई देता है, उससे हम क्या कहते हैं, मुकुल या कलिका कहते हैं। जैसे ये ईस्ट है, इसमें ये एक जनक भाग है, इसमें तो कोई उभार दिखाई देने लगा और इस उभार को आपने क्या कहा है, मुकुल अथवा कलिका।
ये मुकुल वृद्धि करता है, मतलब ग्रोथ करता है, बढ़ता है, एवं एक नए जीव का निर्माण करता है। ग्रोथ करने के साथ साथ क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। उसके जैसे यहाँ पे दे रखा आपको एग्जाम्पल के तौर पे, आपको दे रखा है इष्ट में मुकुलन। इष्ट में क्या था, ये जनक इष्ट है। इसमें देखो एक ये विकसित होता हुआ मुकुल है ना, ये विकसित हो रहा मुकुल है ना, और उसके बाद देखो नवीन मुकुल बन गया, नवीन, और फिर ये मुकुल श्रृंखला देखो 1 2 3 3 नए जीव बन गए एक ही जीव से। उसके आगे वाली विधि हम देख के, तो आगे वाली जो विधि आपको दे रखी है वो दे रखी है खंडन। खंडन में क्या होता है कि इस प्रकार के इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। गुणन करने का मतलब 1 से 2 होते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा 2 या 2 से अधिक खंडों में खंडित होते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक खंडों में खंडित होते हैं। खंड अथवा टुकड़े नए जीव में वृद्धि करते हैं। अगर मान के चलो जैसे स्पाइरोगायरा है, ये 2 या 2 से अधिक खंडों में खंडित होता है और फिर उससे नया जीव बनता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, खंडन विधि। और ये खंडन विधि जो है ये शैवालों में स्पाइरोगायरा और इसके अलावा जीवों में बात करें तो ये विधि जीवों में किस जीव में पाई जाती है, अम्बीबा में भी कौन सी विधि पाई जाती है, जनन की खंडन विधि पाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो आपको एक शैवाल दिखा रखा है, यहाँ पे जो आपको एक ये शैवाल दिखा रखा है, ये इसमें देखो ये जो ना एक ही शैवाल है, ये ना क्या है, ये एक ही शैवाल है और ये कितने खंडों में टूट गया, 2 खंडों में, और ये दोनों ही क्या हो गए, 2 नए जीव बन गए, है ना। और ये कौन सा शैवाल है, स्पाइरोगायरा। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन है उसको भी अमल करेंगे। उसके बाद वाली विधि देखना। उसके बाद में जो विधि दे रखी है आपको वो दे रखी है बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती है। बीजाणु जो होता है वो क्या होता है, अलैंगिक संरचनाएं होता है जो कई समय तक जीवित रहती है। जो क्या हो, कई समय तक जीवित रहते हैं। और कई समय तक जीवित रहने का कारण क्या है कि इन बीजाणुओं पर एक कठोर आवरण पाया जाता है जो बाह्य परिस्थितियों से, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उनसे इन बीजाणुओं की रक्षा करती है। अनुकूल परिस्थितियों में ना, अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें तो कवक और मॉस इसी प्रक्रम द्वारा जनन करते हैं। जैसे ये रहा है ना, म्यूकस में बीजाणु जनन, आपकी किताब में ये डायग्राम बना रखा है। जैसे ये जो है ये बीजाणुधानी है और इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, जो बीजाणुधानी है इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, इससे बहुत सारे बीजाणु भरे पड़े हैं। और ये रहे जो बीजाणु नहीं, जैसे ये बीजाणुधानी खुलती है तो ये बीजाणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। उसके आगे वाला आपका जो क्वेश्चन है वो है पादपों में लैंगिक जनन को समझाना है कि पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। इतनी देर आपने अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ ली, अब आपको बताना है कि पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो देखो क्या लिखा है, पुष्प पादपों में जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो पादपों में कौन सा अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं। पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। आपको पता है कि लैंगिक जनन में नर और मादा का होना आवश्यक है। तो पुष्प में जो पुंकेसर होता है, जो ये पुंकेसर होता है, ये तो क्या होता है, नर जनन अंग, और जो स्त्री केसर होता है वो क्या होता है, मादा जनन अंग। पुंकेसर में परागकोश, पुंकेसर में परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। पुंकेसर में जो परागकोश होता है उसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं बेटा, नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। कौन कौन करते हैं नर युग्मकों का निर्माण, तो हमें पता है परागकण नर युग्मक होते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होते हैं। स्त्री केसर में क्या होते हैं, अंडाशय होता है। अंडाशय में एक या अधिक अंड उपस्थित होते हैं, एक या एक से अधिक अंड उपस्थित होते हैं। मादा युग्मक का निर्माण बीजांड में होता है और बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय के बीच में पाया जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में
नर और मादा युग्मकों के युग्मन से कौन सी कोशिका बनती है बेटा? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। जब लैंगिक जनन में नर युग्मक कौन परागकोश से निकला हुआ परागकण और मादा युग्मक अंड आपस में मिलते हैं, युग्मन करते हैं, तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है और वो भ्रूण फिर क्या बनाता है? एक नए बीज का निर्माण कर लेता है और वो नया बीज एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार क्या होता है? पादपों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। उसके आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन आपका है अलैंगिक जनन। आगे ये क्वेश्चन आपका है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। किस किस में? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में प्रमुख अंतर क्या क्या होता है, ये आपको विथ एक्सप्लेनेशन बताना है। तो हम बात करते हैं। देखो पहले लैंगिक जनन में कह रहा है कि इस प्रकार के जनन, ये जनून नहीं बेटा, जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। भाई अलैंगिक जनन की विधि आपने जहाँ पढ़ी थी वहाँ पे कोई बीज थोड़ी उगाया था, नहीं उगाया था ना। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि पादप बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न कर लेता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में नए पादप जो है वो बीजों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरा अंतर क्या होगा? इसके लिए नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन जो है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जो है उनकी आवश्यकता नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से ही नई कोशिका बनती है। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं उनसे ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तीसरा अंतर क्या है? इस विधि द्वारा उत्पन्न पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये लैंगिक जनन की एक विशेषता भी होती है। ये क्या होती है? लैंगिक जनन की एक विशेषता भी होती है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप उसके जनक की प्रतिलिपि होते हैं। उसका जो जनक होता है उसके जैसा ही होता है, क्योंकि वे एक ही जनक से प्राप्त होते हैं। भाई इसमें दो जनक होते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। तो इसमें क्या आती है? विविधता आती है, जबकि अलैंगिक जनन में विविधता नहीं आती है और इसमें विविधता आती है। उसके आगे वाला पांचवा क्वेश्चन हम देखें तो पांचवा क्वेश्चन है कि किसी पुष्प के चित्र खींचकर उसमें जननांगों का आपको नामांकित करना है। तो यहाँ पे एक पुष्प का डायग्राम दिखा रखा आपको और इस पुष्प में जननांग आपको बताने हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर होता है। और ये जो साइड में है इनके ना, ये इस प्रकार से ये क्या होते हैं? ये होते हैं पुंकेसर होते हैं। ये क्या होते हैं? पुंकेसर। और ये जो पुष्प का रंगीन भाग होता है ना, इनको हम क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। और इसका जो एक ग्रीन भाग होता है जो कलिका अवस्था में पंखुड़ियों की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। अब स्त्री केसर और पुंकेसर का मैं विवर्धित रूप इस तरफ बना रखा हमने, वो भी देख लेते हैं कि जो स्त्री केसर है वो कितने हिस्सों में बटा होता है? 3 हिस्सों में। ऊपर का जो हिस्सा है गोलाकार, ये तो कहलाता है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र क्या काम करता है? पराग कणों को ग्रहण करने का। उसके बाद ये नली क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र। और ये बीच का जो मोटा हिस्सा है यह क्या कहलाएगा? अंडाशय। और इस अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। इस अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। इधर जो आगे वाला जो बना रखा है इसके आगे वाला जो डायग्राम बना रखा है वो किसका बना रखा है? पुंकेसर का। और पुंकेसर के भी 2 भाग दे रखे। ऊपर जो है ये परागकोश और इस परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और ये क्या है? पुतंतु ना। तो ये डायग्राम आप समझ ही गए होंगे। आप बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। और आगे वाला क्वेश्चन आपका है स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताना। आपको क्या करना है? स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताना। पहली बात करते हैं स्वपरागण की। जब परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अगर मान लो जैसे ये यहाँ पे एक स्वपरागण का डायग्राम दे रखा है, जैसे ये है क्या? पुंकेसर और ये है परागकोश। अगर इस परागकोश से निकलने वाले परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे तो हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। उसे आप क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। और अगर जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उससे
पर परागण कहते हैं। जैसे ये रहा आपका यहाँ डायग्राम, जैसे मान के चलो ये एक अन्य फूल का पुंकेसर है और ये इसका परागकोश। अगर इस परागकोश से निकलने वाले परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते थे, पर परागण कहते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, और आगे वाला क्वेश्चन आपका है कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, समझाइए। तो क्या कह रहा है कि पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का क्या होता है, नर जनन भाग होता है। इसके दो भाग होते हैं, परागकोश तथा पूतंतु। क्या होते हैं, परागकोश तथा पूतंतु होता है, परागकोश और पूतंतु। परागकोश में परागकण होते हैं जिन्हें नर युग्मक जो क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। परागकोश में क्या उपस्थित होते हैं, परागकण, और वो क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनक भाग होता है। क्या होता है, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके तीन भाग होते हैं, बात की है ना पिछले क्वेश्चन में, तीन भाग होते हैं कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में एक अथवा अत्यधिक बीजांड होते हैं। हमें ये भी बात की थी कि अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, और बीजांड मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनाते हैं। ये भी बात की थी हम कि बीजांड क्या बनाते हैं, मादा युग्मक या अंडाणु बनाते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में से एक प्राणलिका निकलती है। इस प्राणलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचता है ना। उस परागनलिका से क्या होता है कि नर युग्मक किसके पास पहुंचता है, मादा युग्मक के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। अगर निषेचित अंडाणु है तो उसे आप क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। और ये युग्मनज क्या करता है, भ्रूण का विकास करता है। ये युग्मनज क्या करता है, भ्रूण का विकास करता है। हम बढ़ते हैं उससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, और आगे वाला क्वेश्चन आपका सॉरी आगे है ना, ये डायग्राम के जरिए समझा रखा है कि ये प्रक्रम कैसे संपन्न होता है निषेचन का। आपकी किताब में जो डायग्राम वही है। देखो होता क्या है, ये है अंडकोशिका, ये क्या है, अंडकोशिका, जो किस में पाई जाती है, बीजांड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, बीजांड में। और ये है परागकण, और इस परागकण से एक पराग नलिका निकलती है जो कहाँ तक जाती है, इस अंडकोशिका तक। अंडकोशिका तक गई तो ये जाके इसे मिलेगा किससे, अंडकोशिका तक, और क्या बनाएगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। और युग्मनज ही किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। उससे आगे वाला क्वेश्चन आपका है और वो कह रहा है कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों की जो प्रकीर्णन की विभिन्न विधियाँ हैं उनका वर्णन करना है आपको, है कि नहीं। तो क्या क्या विधि है, बीजों का प्रकीर्णन होता क्या है, पहली बात तो कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना प्रकीर्णन कहलाता है, जिसकी तीन विधियां आपकी किताब में दे रखी है। पहला पवन द्वारा, जैसे सहजिन तथा द्विफल जैसे पादपों में पंख युक्त बीज होते हैं ना, जिसके रोम से पाए जाते, घासों दो हल्के बीज अथवा आग के रोमयुक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते। तो आग का जो बीज देखा ना आपने, उस पर रोम से पाए जाते, वो क्या करते, हल्के होने के कारण हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। तो हम कह सकते हैं कि पवन द्वारा क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है। और किन किन में होता है, सहजन, द्विफल और सूरजमुखी और आग के पादप के बीजों में ऐसा देखा गया है। दूसरी विधि है जल द्वारा। कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी होते हैं या तंतुमय, जिनमें तंतु होते हैं ताकि जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, तैर कर जा सके। और उदाहरण ये किसमें होता है, नारियल। नारियल जो पानी के साथ तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तीसरी विधि है जंतुओं द्वारा। कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा भी होता है, मतलब हम लोग भी जो है बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। विशेष तौर पर जो कांटेदार बीज होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर के चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यूरिना। इससे ज़्यादा उदाहरण भी आपकी किताब में देख सकते हैं। उस बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, और आगे वाला क्वेश्चन आपका है मिलान करने वाला। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना आपको, कॉलम ए का कॉलम
बी से मिलान करना है। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं और कॉलम बी में जीवों के नाम, और आपको इनको मिलान करना है। पहला शब्द दे रखा है कली या मुकुल, तो कली या मुकुल के माध्यम से किस में जनन होता है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। आँख द्वारा जनन किस में होता है, कायिक प्रवर्धन, तो आपने बात की थी आलू में होता है। खंडन द्वारा हम बात किए थे शैवाल, और शैवाल का उदाहरण कौन है यहाँ पे, स्पायरोगायरा है। कौन है, स्पायरोगायरा है। कौन है, स्पायरोगायरा है। उसके बाद में पंख, पंख किस में होते हैं, तो महफिल नाम का जो पादप होता है उसमें पंख पाए जाते हैं। उसके बाद में बीजाणु, तो बीजाणु किस पे बनते हैं, डबल रोटी के फफूंद पर बनते हैं। हो गया आपका एक क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, कह रहा है कि सही विकल्प को आपको चुनना है, चयन करना है। पादप का जनक भाग होता है, कौन होता है, पुष्प होता है। बेटा कौन होता है, पुष्प होता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, बात की थी हम, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। उसके आगे वाला क्वेश्चन है आपका कि परिपक्व होने पर अंडाशय किस में विकसित हो जाता है, तो फल में विकसित हो जाता है। किस में, फल में, बात की थी हम क्लास में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन, डबल रोटी का फफूंद। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चंस, जो कोशिश की मैंने थोड़ा सा विस्तारित बताने की, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आपसे चाहूँगा कि आप शेयर, कमेंट, लाइक्स ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से आगे वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर